गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपको डिस्कस करा रहे थे हम 15.5 जिसमें आप पढ़ रहे थे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसमें आज का पहला क्वेश्चन है और प्लीज ध्यान से समझेंगे आप। इसमें आपके पास सिर्फ एक बैग गिवन है, देयर इज वन बैग। दो बैग नहीं है, सिर्फ एक बैग है। इसमें आपकी है 5 ब्लैक 5 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान देंगे। बैग सिर्फ एक है। अब जैसे आपके माइंड में क्लिक हुआ कि बैग एक है तो विद और विदाउट कंफर्म आ सकता है। तो इसमें 5 ब्लैक है 5 रेड है। इसमें हमने कहा अभी ए बॉल इज ड्रॉन, इसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की, ठीक। बॉल ड्रॉ करने के बाद हमने उस बॉल का कलर किया नॉट, कलर इज नॉटेड। इसमें से एक बॉल ड्रॉ की हमने, उस बॉल का कलर हमने नोट किया एंड रिप्लेस्ड इन द बैग, और उसको वापस बैग में डाल दिया विद 2 additional balls of same color, with 2 additional balls of same color, same color. फिर then another ball is drawn, फिर हमने इसमें से फिर एक बॉल ड्रॉ की, then another ball is drawn. So find the probability ball drawn now is a black ball, is a black ball. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान देंगे। बैग एक है, आपने इसमें से एक बॉल उठाई, कलर नोट किया और उस बॉल को वापस डाल दिया। अब उस बॉल के साथ उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स और डाल दिया हमने। समझ में आया क्वेश्चन? यानी हम इसमें से कोई भी एक बॉल उठाएंगे, उस बॉल को तो वापस डालेंगे ही डालेंगे इसमें, और उसी कलर की 2 बॉल अपनी तरफ से और डाल देंगे। हो गया। फिर इसके बाद हमने इसमें से एक और बॉल ड्रॉ की। तो ऑल इन ऑल हमारे पास कितनी बॉल्स ड्रॉ हुई? ऑल इन ऑल कितनी बॉल्स ड्रॉ हुई? 2 बॉल ड्रॉ हुई। और ड्रॉ आपकी, आपको पता है बैग कितना है, बॉल्स कितनी ड्रॉ है? तो ये बताइए कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने पहली बॉल को वापस बैग में डाला था, तो विद रिप्लेसमेंट। अंडरस्टूड हो गई बात? अब ये कहता है कि जो आपने दूसरी बॉल ड्रॉ की थी वो बॉल क्या हो? ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये ध्यान दो कि बैग कितना है? एक। बॉल्स कितनी ड्रॉ है? तो ड्रॉ 2 हो गए। बैग एक है, बॉल्स 2 ड्रॉ है, तो ड्रॉ 2 हो गए। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ। अंडरस्टूड? तो पहली चीज आप खुद समझ गए इस क्वेश्चन को, आपने कल वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हो तो। इसमें से हमने एक बॉल उठाई थी, उसका कलर नोट किया था, तो आप क्या कहोगे भी? या तो वो बॉल ब्लैक थी या, तो 2 केस बन गए आपके। सिंपल सी बात है। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे कि देयर विल बी 2 केसेस अराइजेस, यहां पे 2 केस अराइज होंगे। पहला केस है कि वी ड्रॉ 1 रेड इन फर्स्ट रो, we draw 1 red in first row and put it back into the bag, put it back into the bag with
additional red balls. With 2 additional red balls. And then drawing a black ball in second row. Then drawing a black ball in second row. ये आपकी होगी इस क्वेश्चन की कंप्लीट समरी कि हो सकता है कि पहले ड्रॉ में हमने बॉल कौन सी उठाई हो, रेड, उसको बैग में हमने क्या डाला हो, वापस डाला हो, और विद 2 एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर, तो विद 2 एडिशनल रेड बॉल्स, एंड देन ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड रो। समझ में आई बात? सिर्फ केसेस समझना है आपको, कुछ नहीं है। दूसरा केस आप सब समझदार होगी। वी ड्रॉ 1 black in first row, put it back into the bag with 2 additional black balls. With 2 additional black balls and then drawing a black ball in second row. ध्यान से बता दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन 15.6 में भी पढ़ते हैं। वो अंडरस्टूड या नहीं बताओ? चलिए, अब यहां से यहां तक का जो इवेंट है, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने कल भी कहा था, इसको नाम देंगे आप E1। यहां से यहां तक का जो इवेंट है, इसको आप नाम देंगे E2। ठीक, और ये जो इन दोनों में क्या था, कॉमन, इसको आप नाम देंगे A। और अंडरलाइन नहीं करने हैं मेरी तरह, आपको ये तीनों इवेंट्स अलग अलग लिखने हैं। सोच लीजिए ध्यान से। अब सबसे पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहेंगे E1 की, 1/2। E1 कहता है कि आपको कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है, रेड, तो रेड कितनी है, 5/10, 1/2। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज ऑल्सो 1/2। अंडरस्टूड है यार? अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि भी जैसे आपको क्या इवेंट पता चल जाए, A/E1, A/E2, तो अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब ये हमने कहा भाई E1 हैपन हुआ, तो ध्यान से सुनेंगे बात। E1 हैपन हुआ तो हमने इसमें से कौन सी बॉल पिक की, रेड बॉल। अब वो रेड बॉल इसमें वापस आएगी, उसके साथ 2 रेड बॉल्स हो रहेंगी, तो अब इस बैग में हमारे पास होगी 5 ब्लैक 7 रेड। E1 हैपन हुआ तो इसमें से हमने बॉल पिक की थी रेड, अब वो रेड तो वापस आएगी, उसके साथ 2 रेड हो रहेंगी, तो अब इसमें होगी 5 ब्लैक 7 रेड। बात खत्म। अब A कहता है कि भाई इसमें से आपको बॉल ब्लैक उठानी है, 5/12। क्लियर हो गया? अब आप पढ़ेंगे E2 हैपन हो चुका है, तो E2 हैपन हुआ तो हमने इसमें से बॉल उठाई थी ब्लैक, अब वो ब्लैक बॉल तो वापस आएगी, उसके साथ 2 ब्लैक हो रहेंगे वापस, तो अब इसमें होगी 7 ब्लैक 5 रेड। बात खत्म कीजिए, यहीं पे हो गया। अब A कहता है कि इसमें से ब्लैक बॉल उठाने हैं, 7/12। अंडरस्टूड है? बिल्कुल ध्यान देकर समझ लीजिए क्वेश्चन। अब आप बच्चों को प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी होती है, A की, तो इसका फॉर्मूला कितने इवेंट है, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्लस में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आप बच्चों को सिर्फ ये डाटा यहां पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। तो स्पेशली जो कल क्वेश्चन था विदाउट सीइंग द कलर, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजी सा पिक करते हैं। देयर इज ए बॉल फैक्ट्री, बॉल फैक्ट्री है कोई, बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप समझ रहे हो कल से। तो बॉल फैक्ट्री, उस बॉल फैक्ट्री में हमारे पास दो मशीन्स हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। सिर्फ दो मशीन्स हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। ये जो मशीन है ये आपका 60% बोल्ट बनाती है। थोड़ा सा इसमें क्या समझने का वो बताएंगे हम आपको। बॉल फैक्ट्री बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस, बॉल फैक्ट्री नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे आप। तो ये मशीन बनाती है 60% बोल्ट बनाती है और बाकी 40% ये मशीन बनाती है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर उस फैक्ट्री में टोटल बोल्ट्स 100 बनते हैं तो उसमें से 60 ये बनाती है और 40 ये बनाती है। अंडरस्टूड होगी बात? परसेंट समझते हो? 100 में से 60। अब आपके पास है डिफेक्टिव बोल्ट्स। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि ये मशीन इतने बोल्ट्स बनाती है तो इसके द्वारा बनाए गए 60% बोल्ट्स में से इसके 2% बोल्ट डिफेक्टिव है। 60% बोल्ट बनाती है, 60% में से इसके 2% बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट्स है। ये मशीन 40% बोल्ट्स बनाती है तो इसके 3% बोल्ट डिफेक्टिव है। मैंने बोला ना कैलकुलेशंस में अपनी तरफ से लिख रहा हूं, बुक में कुछ और होगी, बस आप है प्रोसीजर समझना कैसे लिखना है। तो इसके 60 में से 2% डिफेक्टिव है, इसके 40 में से 3% डिफेक्टिव है। फिर आगे क्वेश्चन में है कि ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, कि हमने कोई भी एक बोल्ट ड्रॉ किया रैंडमली, कोई भी एक बोल्ट उठाया, कहां से? फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन, फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन, फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज ए डिफेक्टिव बोल्ट, बोल्ट ड्रॉन इज ए डिफेक्टिव बोल्ट। जो बोल्ट हमने क्या किया ड्रॉ, वो हमारा एक डिफेक्टिव बोल्ट है प्रोबेबिलिटी का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात आप ये बताएं कि कितनी मशीन्स हैं इसमें? तो दो इवेंट्स हो गए, सिंपल सी बात। तो इसको हम लिख लेंगे भाई फर्स्ट इवन सेकंड E2। इवन को हमने सिंपली लिखा कि दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मशीन ए, दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मशीन ए। या आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि दिस इज द इवेंट सच दैट बोल्ट इज मेड बाय मशीन ए। चॉइस आपकी। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मशीन बी, तो आप सब मेरे को प्रोबेबिलिटी बताएंगे E1 की 6/10। आप समझो कि आपको ये कंफर्म है कि जो E1 E2 सेलेक्ट करते हो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप बच्चे पहले क्लियर हो गए यहां पे कि इन दोनों का सम कंफर्म 1 आएगा। अब मशीन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो और यहां जिक्र किसका हो रहा है? बोल्ट का। तो यहां मशीन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगी, ना कि कोई बैग है कि जो ऐसे सिलेक्ट कर लोगे आप। बैग सिंपल होता है, आपको सेलेक्ट करना है। मशीन अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज पिक कर दो माइंड में कि मशीन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगी।
तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 100 वोल्ट्स में से 60 वोल्ट्स, तो 60 बाई 100, 6 बाई 10। फिक्स कर लो माइंड में चीज कि मशीन सेलेक्ट होती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ये नहीं 1/2 1/2। इसी वजह से मैंने आपसे ये कहा था कि इसको आप ये भी लिख सकते हो, बोल्ट इज मेड बाय मशीन ए। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E2 की, दैट विल बी 4/10। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज समझाने के लिए आपसे, समझ गए बात का। अब ये बताओ कि आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी किसकी है, बोल्ट नॉइज है, तो प्रोबेबिलिटी लिखते किसकी हो, ए की। तो कंफर्म ये हमारा इवेंट कौन सा हो गया, ए, कि दिस इज अवर ए इवेंट। अब जैसे आप बच्चों को कौन सा इवेंट पता चला, ए, तब की तब आप लिख देंगे ए बाई E1 ए बाई E2, ए बाई E1 ए बाई E2। अब आप कहोगे भाई E1 हैपन हुआ, ओके, तो E1 हैपन हुआ तो बोल्ट किस मशीन ने बनाया, ए ने बनाया, बोल्ट मशीन ए ने बनाया। हो गया मशीन ए सिलेक्ट कि बोल्ट में इस मशीन ने बनाया, ओके। अब ए कहता है कि बोल्ट आपका डिफेक्टिव बोल्ट है, 2%, सिंपल है, 2/100। देखिए E1 हैपन हुआ तो कंफर्म है मशीन ए सिलेक्ट होगी, तो इसका मीन कंफर्म है कि हमारा बोल्ट किस मशीन ने बनाया होगा, ए ने बनाया होगा। अब ए कहता है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट है आपका, तो कितने डिफेक्टिव है, 2%, 2/100। नेक्स्ट तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो, 3/100। एक बात और बतानी है आपसे, आप कभी भी ये कैंसिलेशंस ना करें तो बेटर है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कैंसिलेशंस नहीं करोगे तो लास्ट में जब कैलकुलेशंस आप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आप कैंसिलेशन कर दोगे तो आपको फिर एलसीएम लेना, फिर उसकी कैलकुलेशंस करने में टाइम लगेगा, और अगर कैंसिलेशंस नहीं करोगे तो आपको एलसीएम देखने की जरूरत ही नहीं है। ये बात स्पेशली ध्यान रखना। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, ए की। कितने इवेंट्स हैं, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्लस में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अब आप बच्चों को सिर्फ ये डाटा यहां पे पुटअप कर रहे हैं। एक बात क्लियर हुई यहां से कि मशीन सेलेक्ट, फिक्स कर लो इस चीज को माइंड में, मशीन सेलेक्ट उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगी। ये बात फिक्स कर लीजिए माइंड में। अब आप में से कोई बच्चा ये ना सोचे यहाँ पे कि भाई 60 में से 2% हटा दें, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। सीधा है, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए। 60/100, 4/100, 2/100, 3/100। अंडरस्टूड? E1 E2 वो लेंगे ना जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ये चीजें माइंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट में ये है आपके पास थर्ड, कि हमारे पास में 2 बैग है, बैग ए एंड बैग बी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी में रिवाइज कराएंगे हम आपको, इसी क्वेश्चन में। तो आपके पास 2 बैग हो गए, बैग ए और बैग बी। बैग ए में मैंने लिख दी हुई हमारे पास है 4 व्हाइट 3 ब्लैक। इसमें हमारे पास है भाई 3 व्हाइट 5 ब्लैक। इतनी बॉल्स हैं। हमने अब क्या कहा कि जो हमारा फर्स्ट बैग है उसमें से हमने 2 बॉल्स ड्रॉ की। बस हमने बोला फर्स्ट बैग से 2 बॉल्स ड्रॉ की हमने, और उनको हमने सेकंड बैग में कर दिया ट्रांसफर। कल अगर आप क्वेश्चन पढ़ के गए थे सीरियसली, तो कल हमने कहा था कि इसमें से हमने 1 बॉल ड्रॉ की और बिना देखे सेकंड में डाल दिया। हम इसमें कह रहे थे हमने इससे 2 बॉल्स ड्रॉ की
बिना देखे सेकंड में डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद जो बैग बी है उससे हमने एक बॉल ड्रॉ की, 1 बॉल इज ड्रॉ। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट सेम है, उसमें पता है क्या है, जो बैग बी है ना उससे आपको 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। इसमें बैग बी से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो, नेक्स्ट में आपको 2 ड्रॉ करनी है। तो वो ट्राई आप खुद करोगे, लॉजिक यहीं से समझ जाओगे आप। हो गया? तो आप बच्चों को इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज ए वाइट बॉल, इज ए वाइट बॉल। कि जो बॉल हमने किस बैग से उठाई थी, बैग बी से, वो हमारी वाइट बॉल। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन, बल्कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करने के बाद 15.6 में पढ़ोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप में से 15.5 समझ रहा है अच्छे से, 15.6 उसके लिए बिल्कुल इजी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी। तो आप बताएं यहां पे 3 केस भाई हो सकता है हमने यहां से 2 व्हाइट उठाई हो, उनको यहां डाला हो, या 2 ब्लैक, या 1 व्हाइट 1 ब्लैक। केसेस ही सोचना बस में यहां। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, 3 केसेस अराइजेस। यहां पे 3 केस अराइज होंगे। केसेस जरूर लिखने भी आपको। पहला केस कि वी ड्रॉ 2 व्हाइट, we draw 2 white from bag A and put them into bag B, और फिर हम इनको पुट कर रहे हैं बैग B में, and then drawing a white ball from bag B, then drawing a white ball from bag B। ये है पहला केस आपका। कि भाई हो सकता है हमने यहां से 2 व्हाइट उठाई हो, उनको सेकंड में डाला हो, और फिर सेकंड से व्हाइट बॉल उठाई। फिर आप लिखेंगे भाई वी ड्रॉ 2 ब्लैक फ्रॉम बैग ए, पुट देम इनटू बैग बी, एंड देन ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। थर्ड केस आप लिखेंगे वी ड्रॉ 1 व्हाइट 1 ब्लैक from bag A, बाकी सब सिमिलर है, put them into bag B, then drawing a white ball from bag B। कॉमन सेंस की बात है, आपको कैसे सोचने आनी चाहिए बस, ठीक है। यहां से यहां तक का जो इवेंट है उसको आप नाम देंगे E1, यहां से यहां तक का जो इवेंट है E2, और यहां से यहां तक का जो इवेंट है E3। और ये जो इन तीनों में क्या था उसको, क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, फाइंड आउट करना। सोच लीजिए भैया, बैग ए और बैग बी है तो उसको जरूरी है ए ही नाम देना। हाँ बिल्कुल, बैग अगर लिखा है बैग ए बैग बी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ए डैश नाम दे दो, कोई मुद्दा नहीं। नॉर्मली हम हमेशा क्या लिखते हैं, ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज, क्योंकि उसको जब आप यहां पे लिखोगे तो उसे को क्या नाम दे रहे होंगे आप, इवेंट। क्लियर? तो यहां मैं फिर कह रहा हूं मेरी तरह अंडरलाइन नहीं करोगे, यहां लिखने हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बिल्कुल सोच समझ के। 4C2 अपॉन 7C2। एक बॉल नहीं उठा रहे हो आप, 2 उठा रहे हो, तो कितनी बॉल्स उठा रहे हैं, 2 व्हाइट कितनी है, 4C2, टोटल 7C2। 4C2 आपका होता है 6, 7C2 21। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 कहेगा इसमें से 2 ब्लैक उठानी है, 3C2
C2/7C2. तो दिस विल बी 3/21. कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करेंगे आप। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 4C1 3C1, 4C1 into 3C1 7C2. तो दिस इज 12/21। और मैं फिर कह रहा हूं जब भी आप E1 E2 E3 लिखो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जरूर चेक कर लो बना रहे हैं। तो क्या इनकी प्रोबेबिलिटी का सम बनाएगा? बिल्कुल आएगा 21/21। अंडरस्टूड है यहां तक? अब ए इवेंट आप पता कर चुके हो कौन सा है, तो अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, A/E1, A/E2, A/E3। अब आप कहते हैं E1 हैपन हो गया, E1 हैपन हो गया तो यहां से कौन सी दो बॉल्स उठाई गई और उनको आपने इसमें पुट किया था। आप हो गए 5 व्हाइट 5 ब्लैक। E1 हैपन हुआ तो इसमें से 2 व्हाइट पिक किए आपने, उनको आपने इसमें पुट किया तो 5 व्हाइट 5 ब्लैक होगी बात खत्म। अब ए कहता है कि इसमें से व्हाइट बॉल उठाइए, 5 व्हाइट है। समझ गए बात को? अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन कहूं, ये कर दिया आपने, और मैं कह दूं यहां पे 2 व्हाइट बॉल्स उठानी है बैक डी से, 5C2/10C2। बस ये है अगले क्वेश्चन में। यहां इसमें से कितनी व्हाइट पिक कर रहे हो? एक। अगले में 2 है, या 2 व्हाइट है या 2 ब्लैक, या 1 व्हाइट 1 ब्लैक। लिख पाओगे कि स्टार्टिंग सेम है, स्टार्टिंग सेम है, ये सब कुछ भी सेम है, बस उसमें यहां से या तो 2 व्हाइट उठानी है या 2 ब्लैक, या 1 व्हाइट 1 ब्लैक। बोलिए लिख पाओगे? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, E2 हैपन तो इसमें से 2 ब्लैक, इसमें डालनी है अभी 3 व्हाइट 7 ब्लैक। अब इसमें से कौन सी बॉल उठानी है? व्हाइट, 3 व्हाइट है। क्लियर हो सभी यहां तक? चलो नेक्स्ट आप खुद बता दो। 8 व्हाइट 8 ब्लैक, 4 व्हाइट 6 ब्लैक। अब इसमें से व्हाइट पिक करनी है अभी, 4 व्हाइट है। जब एक केस पता चल गया तो अगले तो आप फटाफट लिख दीजिए। चलिए इवेंट्स कितने हैं? 3। प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? ए की। तो आप 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये लिखना है मेरा। डाटा पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। तो बताइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख पाएंगे? सोच लीजिए ध्यान से। चलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन रहता है इसमें से? बताइए। हो गया कंप्लीट? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बेस थ्योरम। और सीरियसली जिसको जो आप में से समझा है ना, लास्ट समझा है टोटल प्रोबेबिलिटी का, एज इट इज पूरा क्वेश्चन लिखना है। वैसे एक फॉर्मूला चेंज होना है। तो पहले मैं लिख रहा हूं बेस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। बेस थ्योरम if let E1, E2, E3 और up to En, ये आपके n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जिस्टिव इवेंट्स है। पढ़ चुके हो आप नाम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आपके एग्जिस्टिव इवेंट्स है। तो क्या मीनिंग बताया था मैंने इन सबका? सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो इसमें भी पहली बात यही है।
तो ये लिखते ही आप समझ गए कि इनमें भी पहले कौन से इवेंट सेलेक्ट करने हैं, E1 E2 E3 वगैरह, और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। फिर आपने लिखा था कि लेट A बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट, कि A हमारा कोई भी एक आर्बिट्रेरी इवेंट है। लेट A बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप बच्चों को अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद है तो उसमें हमने यहां तक सेम स्टेटमेंट लिखी। तो आप ये बताओ, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आप प्रोबेबिलिटी लिखते किसकी? ए। यहां किसकी लिखनी है? इनकी। देखो, उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी थी? ए की, और ये हैपन हो चुके थे। यहां प्रोबेबिलिटी इनकी लिखनी है, ए हैपन हो चुका हो। तो इसमें आपको लिखना है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस, then the probability of the occurrence of the events EIs, of the events EIs, I की वैल्यू 1 से n तक। if given that A has been already occurred, A आपका already occur हो चुका हो, A has been already occurred, तो वो आपका ये फॉर्मूला है। किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हो? EI, और A हैपन हो चुका है। तो आपका इसमें ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई A। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी किसकी लिखना चाहते हो? EI की, और A हैपन हो चुका है, कंडीशनल EI बाई, और इसका आपका ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI। ठीक, और नीचे आपको लिखना है जैसे आपने लॉ में सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। इसी तरह लिखते जाना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, और एंड सो ऑन। कहां तक? प्रोबेबिलिटी ऑफ En और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। अब आप ये बताओ, इसमें जो डिनोमिनेटर लिखा है, ये डिनोमिनेटर क्या है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यही चीज तो लिखनी सीखी थी आपने। दैट्स मीनिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तक तो एज इट इज लिखना ही लिखना है आपको। वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं एक्सरसाइज का, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड टिक कर लो, आपको खुद करना है, और समझोगे बिल्कुल ध्यान से पहला क्वेश्चन। तो नो डाउट सेकंड थर्ड, जो आप में से पहला क्वेश्चन समझ गया ना, वो सेकंड थर्ड तो वैसे कह देगा भाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन है भैया, इसमें आपके दो बैग है, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। और प्लीज ना जो आपकी स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। इसमें है भी आपकी 2 व्हाइट 5 रेड बॉल्स, इसमें हमने लिख दी 3 व्हाइट 4 रेड बॉल्स। बुक में कुछ और होगी, हमने कुछ और लिख दी, ठीक। फिर हमने लिखा कि 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इन दो बैग में से किसी एक बैग में से हमने एक बॉल ड्रॉ की। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, मैंने बैग का नाम नहीं लिया, किसी एक बैग में से हमने एक बॉल ड्रॉ किया। तो यहीं पे तुक्का लगेगा कि भाई आप तो यहां से, तो एंड
दैट ball is found to be red ball, और वो ball भी हमें red ball मिली, कि हमने इन दो बैग में से किसी एक बैग में से एक बॉल ड्रॉ की थी और वो बॉल हमें रेड मिल गई, इज फाउंड टू बी रेड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी निकालेगी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि भाई ये बॉल हमने फर्स्ट बैग से ड्रॉ की थी। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ध्यान से सुनना कुछ बात। यही क्वेश्चन अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का होता, यही क्वेश्चन अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का होता तो वो ये कहता कि वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बॉल ड्रॉन इज ए रेड। वो ये। अब आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि लॉ का है बेस का। तो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। चलिए, स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गए कि लॉ का क्वेश्चन है या बेस का है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं जानने का, सबसे आसान। मैंने आप बच्चों से ये कहा था कि 95% क्वेश्चन सेम होना है, बोली थी हमने ये बात। स्टार्टिंग सेम रखोगे, E1 E2 स्टार्ट करते हैं। कितने बैग है? दो इवेंट, बस गिनती कितनी है आपको? 2 बैग 2 इवेंट। तो सबसे पहले लिख दो E1 E2। अब यहीं से क्लियर हो जाओगे, देखना कि भाई बेस थ्योरम था या लॉ, यहीं से क्लियर हो जाओगे E1 E2 लिख के। तो मैं कहूंगा भाई दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, या मैं आप बच्चों से ये कह रहा हूं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि दिस इज द इवेंट सच दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ऐसे भी लिख सकते हो। चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। कहीं ये सोचो भी हमें आप ये बता रहे थे, कोई और कुछ बता रहा है, एग्जाम्पल में कुछ और लिखा है। चॉइसेस दोनों है, चाहे आप लिख दो सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, चाहे लिख दो बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बैग, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बताइए। ऑब्वियसली 1/2। भाई बैग कितने हैं? 2। सेलेक्ट कितना कर रहे हो? 1, तो 1/2। यार मशीन्स उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो, ये तो बैग सिलेक्ट कर रहे हो। तो बैग 2 है, सेलेक्ट 1 करना है, 1/2। अब जैसे आप बच्चे E1 E2 लिख देना, ओके, लास्ट चीज पे पहुंच जाओ जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फिर कंफ्यूज नहीं रहोगे कभी भी कि लॉ का क्वेश्चन था या बेस का, कंफ्यूज नहीं रहोगे। जैसे E1 E2 लिख दिया ना, आप उस पे पहुंच जाओ जिसकी प्रोबेबिलिटी, ओके। तो जब आप ये पढ़ोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी लिखनी किसकी है? फर्स्ट बैग। मैंने बोला था इसको मैं क्या लिखूंगा? बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो इसमें जिक्र किसका आया? बैग का जिक्र आया ना, बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग का कौन सा इवेंट है? और जैसे आप समझ गए ना किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? E1 बेस थ्योरम। यहां अगर किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूंगा मैं E1, तो I को 1 लिख दूंगा मैं इसमें। अगर मैं E2 की लिखना चाहूंगा तो I को 2 लिख दूंगा मैं। तो ये चीज फिक्स कर लो, इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। E1 E2 स्टार्टिंग का तो सेम रखना ही है, लिखते ही ना लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा बस कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है। तो क्लियर है किसकी लिखनी है? अब फर्स्ट बैग का कौन सा इवेंट था? तो भाई E1 बाई ए लिखना है। क्लिक कर दो माइंड में, तब की तब E1 बाई ए लिखना है। और जैसे आ गया E1 बाई ए बेस थ्योरम, तो फिर किसको ढूंढो? ए को। ये आपका ए है, ये जो बीच में लिखा है पूरा ए है। तो ए को आप क्या लिखोगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग वन रेड बॉल, दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल
फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, फ्रॉम सेलेक्टेड बैग। तो आप सब बच्चे ये बताइए, ए लिखते ही मैंने क्या कहा था, क्या लिखना है? ए बाई इवन, ए बाई सब कुछ वही है। आपको बस एक चीज पहचाननी है कि ला का क्वेश्चन है या बेस का क्वेश्चन है, बस बाकी सब कुछ वही है। तो ए लिखते ही आप कह दोगे भाई ए बाई इवन, ए बाई ई, बहुत इजी हो गया अब आपके लिए समझना है। ए बाई इवन, ए बाई ई, इवन हैपन हुआ, बैग कौन सा सिलेक्ट हुआ, बस हो गया सिलेक्ट। अब इसमें से आपको वन रेड बॉल पिक करनी है, 5/7। अंडरस्टूड है? E2 हैपन हुआ, कौन सा बैग सिलेक्ट हुआ, सेकंड। अब इसमें से वन रेड बॉल पिक करनी है, 4/7। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा आपसे, वे कैसे लिखा कैसे नहीं, बस माइंड में रखना है। इवन हैपन हुआ, बैग सिलेक्ट हुआ, रेड उठानी है, 5/7 सीधा लिखना है आपको, 5/7। क्लियर है? अभी बताओ प्रोबेबिलिटी इवन की लिखनी थी या E2 की? तो आई को 1 लिखना है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E। तो यहां क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। अब ये बताइए डिनोमिनेटर में कितने का सम, 2 का सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब आप बच्चों को सिर्फ ये डाटा पुट करना है यहाँ पे और कैलकुलेशंस करनी है। तो मेन एजेंडा था ला में और बेस में फर्क समझना। अब वो आप बताओ क्लियर हो जाएगा। जैसे E1 E2 लिख लो ना, लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंचो, किसकी प्रोबेबिलिटी, वहीं से आइडिया क्लियर हो जाएगा कि बेस थ्योरम है या ला। चलो सेकंड थर्ड अब आप खुद ट्राई करोगे अगर ये क्वेश्चन समझे हो, ठीक है। इसके बाद 4th क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, 5th छोड़ रहा हूं, मैं 6th करवा रहा हूं। और जो आप में से 6th समझ जाएगा वो 4th क्वेश्चन टिक कर दो, उसको खुद करना है। 5th आपको अभी नहीं करना है, वो मैं खुद समझाऊंगा। तो 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत सिंपल है कि भाई आपके पास 3 बॉक्स हैं आइडेंटिकल, बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, बॉक्स थर्ड। देयर आर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं। इस बॉक्स में आपके 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, हर बॉक्स में आपके 2 कॉइन्स हैं, इसमें 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, इसमें आपके 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, और जो थर्ड है उसमें आपका 1 गोल्ड कॉइन है और 1 सिल्वर कॉइन है। तीन बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 2-2 कॉइन्स हैं, इसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। फिर हमने लिखा भी 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कि हमने इन 3 बॉक्स में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट किया। 1 box is selected at random and a coin is drawn, और उसमें से हमने coin ड्रॉ किया। If the coin is of gold, जो हमने coin ड्रॉ किया वो किसका है, गोल्ड का। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि find the probability that other coin left in the box, other coin left in the box is also of gold, is also of gold। सिंपल सी बात है, 3 बॉक्स, एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स में से एक क्वाइन उठाया, क्वाइन हमें किसका मिला, गोल्ड का। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो दूसरा क्वाइन बॉक्स में बचा है वो भी गोल्ड का। समझ गए कौन सा बॉक्स, फर्स्ट। तो कितने बॉक्सेस हैं, 3 इवेंट लिख देंगे आप।
तो हम लिख देंगे भाई E1 E2 E3, E1 E2 E3। E1 को हमने लिखा दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट, दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स सेकंड, and this is E3 be the event of selecting box third। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बताइए 1/20। क्लियरली बोला गया है, क्लियरली बॉक्स 3 है, सेलेक्ट एक करना है, लिखा है ऐसा फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब मैंने आप बच्चों से ये कहा कि जैसे ही आप E1 E2 E3 लिख लें, फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए कि ला का क्वेश्चन है या बेस का। तो किसका है? बेस का। क्योंकि अदर कॉइन लेफ्ट इन द बॉक्स इज ऑफ गोल्ड। तो कौन सा बॉक्स है जिसमें कॉइन गोल्ड का बचा हुआ है? बॉक्स फर्स्ट। और बॉक्स फर्स्ट का कौन सा इवेंट है? तो E1 की प्रोबेबिलिटी, तो बेस थ्योरम। ये चीज में है डिफरेंशिएट करना, ठीक। अब आप कौन सा इवेंट लिखेंगे? ए। तो ए वो इवेंट है जो हैपन हो चुका है। तो क्या हैपन हो चुका है? गोल्ड कॉइन सेलेक्ट करना। तो हम कहेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए गोल्ड कॉइन, दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए गोल्ड कॉइन from selected box, this is the event of drawing a gold coin from selected box। अब जैसे ही आपने कौन सा इवेंट लिखा A, तब की तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। जैसे ही A लिखोगे तब की तब इनकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी आपको। तो देखिए E1 हैपन हुआ, कौन सा बॉक्स सेलेक्ट हुआ? फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में से आपको एक गोल्ड कॉइन उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर का नहीं है, फिर कॉइन क्या उठाना है? गोल्ड का। अब जो उठाएंगे वो गोल्ड का ही आएगा। तो 2/2, 1 श्योर इवेंट। E2 हैपन हुआ तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ? सेकंड। अब इसमें से गोल्ड कॉइन उठाना है, 0। गोल्ड कॉइन है ही नहीं इसमें, तो 0। चलिए प्रोबेबिलिटी बताइए A by E3, 1/2। इसमें कितने कॉइन है? 2। गोल्ड कितना है? 1, तो 1/2। ये 3 वर्ड देख लीजिए, क्लियर हो गया। सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपसे, क्लियर है। अब इनमें से प्रोबेबिलिटी E1 की लिखनी है, E2 की या E3 की? E1 की। तो फॉर्मूले में I को 1 लिखेंगे आप, I को 1 लिखना है, ये फिक्स कर लो। जिसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है I को वही नंबर देना है। तो यहां हम प्रोबेबिलिटी किसकी लिखेंगे? E1 by A की। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। अच्छा अब आप बताइए नीचे कितने का सम? 3 का सम, वो आपको यहां यहां तक का सम। बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होता है उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A लिख लोगे, ये हो गया। नीचे देख लीजिए भी कितने का सम लेना है? 3 का। डाटा पुट कीजिए और कैलकुलेशन। अंडरस्टूड हो? अब जो आप में से ये समझ गया वो 4th क्वेश्चन खुद कर लेगा। 4th क्वेश्चन में आपके पास कितने बैग है? 3 या 3 आर्म है। समझ गए बात को? उसमें क्या है? बॉल्स। इसमें क्या है? कॉइन्स। चलो एक क्वेश्चन और है छोटा सा। आपकी एक कार फैक्ट्री है, उस कार फैक्ट्री के 2 प्लांट्स हैं, ठीक है। एक कार फैक्ट्री है और उस कार फैक्ट्री के 2 प्लांट्स हैं भैया, प्लांट फर्स्ट एंड प्लांट सेकंड, प्लांट फर्स्ट एंड प्लांट सेकंड।
ये जो प्लांट है ये आपका बनाता है 70% कार्स बनाता है। मीनिंग उस कंपनी में, कार कंपनी में अगर टोटल कारें कितनी बनती हैं 100, 70 ये बनाता है। ये प्लांट बाकी की 30% बनाता है। तो जैसे आप बच्चों ने ये दो वर्ड पढ़े ना, तब की तब आपके माइंड में E1 E2 तो पहले फिक्स हो गया, क्योंकि E1 E2 का सम 1 होना चाहिए, वो पहले फिक्स हो गया। अब ये कह रहा कि कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि ये प्लांट फर्स्ट 70% कार बनाता है, तो इसकी 70% कार्स में से इसकी 80% कार्स स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब ऐसे मत सोच लेना कि बनाता 70% है, 80% का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी। 70 का 80% उतनी कार है स्टैंडर्ड क्वालिटी की। ये आपका 30% कार्स बनाता है, तो इसकी 90% कार स्टैंडर्ड क्वालिटी की। समझ गए हैं बात में? सोच लो आराम से। अब हमने कहा भी एक कार इज सेलेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि हमने कोई भी एक कार सेलेक्ट की स्टैंडर्ड क्वालिटी की। कार इज सिलेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it was made by plant first, it was made by plant first। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कार किस प्लांट ने बनाई होगी फर्स्ट में। श्योर है भाई, अगर आप में से कोई 2 क्वेश्चन समझा है इसके पहले जो मैंने समझाया है बोर्ड पे, नो डाउट उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने प्लांट है? दो इवेंट हो गए, तो E1 को हम ऐसे लिख देंगे, दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग प्लांट फर्स्ट, या ये भी लिख सकते हो कि कार इज मेड बाय प्लांट फर्स्ट। चॉइस आपकी है। इस चीज से कभी कंफ्यूज मत रहना कि सेलेक्टिंग प्लांट फर्स्ट या कार इज मेड बाय प्लांट फर्स्ट, बात एक ही है। तो सेलेक्टिंग प्लांट फर्स्ट, E2 हम लिख देंगे भी दिस इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग प्लांट सेकंड। तो मेरे को आप सब ये बताएंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? 70/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? 30/100। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि किसी प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्लांट अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। समझ गए बात को? अब आप ये बताएं कौन सा, अब आप पहले ये बताओ बेस या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कैसे सोचा इसको? इट वाज मेड बाय प्लांट फर्स्ट, और प्लांट फर्स्ट का कौन सा इवेंट है? और जैसे ये पढ़ा E1 बेस थ्योरम, ये पहले ही माइंड में फिक्स कर दो। अब यहां से यहां तक का जो इवेंट है इसको क्या नाम देंगे आप? ए। ठीक है भाई, तो अब आपको ए पता है तो किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे? A/E1। बेझिझक लिख सकते हो आप 80/100। E1 सेलेक्ट हुआ, तो E1 सेलेक्ट हुआ तो कार किस प्लांट ने बनाई थी? फर्स्ट ने, और वो कार क्या थी? स्टैंडर्ड क्वालिटी की 80/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बता दीजिए फट से, 90/100। अब प्रोबेबिलिटी E1 की लिखनी थी या E2 की? E1 की, तो I को क्या लिखोगे? 1। तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो इसमें आप यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे कितने का सम लिखेंगे वो लिखिए। डाटा पुट करो। आप में से जो बच्चा बहुत अच्छे से समझा है ना, वो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो खुद भी ट्राई कर सकता है। बस मेन था डिफरेंशिएट करना लॉ और उसमें बेस।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है।